फायरआर्म इंजरीज एंड वूंड डायनामिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम वेपन को नहीं बल्कि ह्यूमन टिश्यू पर उसके इफेक्ट को समझेंगे। याद रखिए, वूंड सिर्फ इंजरी नहीं होता, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है एक स्प्लिट से कॉन फिजिकल इवेंट का, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम है इस रिकॉर्ड को सही तरीके से पढ़ना। फिजिक्स ऑफ वूंडिंग। फायरआर्म इंजरी का बेसिक प्रिंसिपल है किनेटिक एनर्जी, जो फॉर्मूला E इज इक्वल टू mv²/2 से डिफाइन होता है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी का इफेक्ट मास से कई ज्यादा होता है। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो एनर्जी 4 गुना हो जाती है। इसीलिए हाई वेलोसिटी बुलेट्स टिश्यू में डिस्प्रपोर्शनेट डैमेज करते हैं, जो सिर्फ बुलेट के साइज से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कैविटेशन और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब बुलेट टिश्यू में एंटर करता है तो 2 कैविटीज बनती हैं, परमानेंट कैविटी जो एक्चुअल टिश्यू डिस्ट्रक्शन है, और टेम्पररी कैविटी जो टिश्यू को बाहर की तरफ वायलेंटली स्ट्रेच करती है। फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन्स में यह इफेक्ट और भी ज्यादा होता है, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक शॉक कहते हैं, जो एक्सप्लोसिव टाइप इंजरी प्रोड्यूस कर सकता है। एंट्रेंस वूंड की पहचान फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये हमें बुलेट की डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एंट्री के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। इस वूंड का सेंट्रल पार्ट यूजुअली एक स्मॉल सर्कुलर या ओवल डिफेक्ट होता है, जो बुलेट के साइज से थोड़ा छोटा दिख सकता है, क्योंकि स्किन इलास्टिक होती है और एंट्री के बाद वापस रिकॉइल कर जाती है। इस वूंड के आसपास एक अब्रेशन कॉलर दिखाई देता है, जो बुलेट के इंपैक्ट के दौरान स्किन के स्ट्रेच और फ्रिक्शन की वजह से बनता है। ये कॉलर शुरुआत में रेडिश होता है, लेकिन धीरे धीरे ड्राई होकर ब्राउनिश ब्लैक अपीयरेंस ले सकता है। इसके अलावा एक ग्रीस कॉलर भी प्रेजेंट हो सकता है, जो बुलेट के सरफेस पर मौजूद ऑयल, डर्ट और मेटालिक रेसिड्यूज के ट्रांसफर से बनता है। ये यूजुअली अब्रेशन कॉलर के अंदर की तरफ दिखता है और एंट्री वूंड का एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेटरी साइन माना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, एंट्री वूंड के एजेस जनरली इन्वर्टेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, जो एग्जिट वूंड से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। इसलिए अब्रेशन कॉलर, ग्रीस कॉलर और इन्वर्टेड मार्जिन्स, ये तीनों फीचर्स मिलकर ये कंफर्म करते हैं कि ये एक ट्रू एंट्री वूंड है। दी ट्रायड ऑफ डिस्चार्ज रेसिड्यूज। गनशॉट के साथ 3 मुख्य अवशेष रेसिड्यूज निकलते हैं। फ्लेम, जो स्किन को बर्न कर सकता है, स्मोक या सट, जो सरफेस पर डिपॉजिट होता है, और अनबर्न्ड पाउडर, जो स्किन में एम्बेड हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुत तो साफ हो जाता है, पर पाउडर टैटूइंग के निशान परमानेंट रहते हैं। रेंज एस्टिमेशन के मामले में ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है। कॉन्टैक्ट वुंड्स में मसल त्वचा के बिल्कुल संपर्क में या बहुत पास होता है, जिसकी वजह से फायरआर्म से निकलने वाली सारी गैसें सीधे टिश्यू के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जब गन फायर होता है तो हाई प्रेशर गैसें त्वचा के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिससे टिश्यू टियरिंग, स्प्लिटिंग और कभी कभी स्टेलेट पैटर्न बन सकता है, खासकर बोन वाले एरिया जैसे स्कल पर। इसके साथ साथ त्वचा के आसपास ब्लैकनिंग और बर्निंग भी दिखाई देती है, क्योंकि फ्लेम और हॉट गैसों का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एक और महत्वपूर्ण फीचर है अंडरलाइंग टिश्यू में चेरी रेड डिस्कलरेशन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से होता है, और यह कॉन्टैक्ट फायरिंग का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माना जाता है। कई मामलों में मसल का इंप्रेशन भी त्वचा पर दिख सकता है, जिसे मसल इंप्रिंट अब्रेशन कहा जाता है, जो वेपन के कॉन्टैक्ट को और कंफर्म करता है। इसलिए कॉन्टैक्ट वुंड्स में टियरिंग, ब्लैकनिंग, गैस इफेक्ट और चेरी रेड डिस्कलरेशन, ये सभी फीचर्स मिलकर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग को इंडिकेट करते हैं। क्लोज रेंज वुंड्स में मसल त्वचा से कुछ दूरी पर होता है,
आमतौर पर लगभग 1 मीटर के अंदर। इस दूरी पर फायर होने पर तीनों तरह के डिस्चार्ज रेजिड्यू, फ्लेम, स्मोक और पाउडर पार्टिकल्स अभी भी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। फ्लेम की वजह से हेयर सिंगिंग यानी बालों का जलना दिखाई दे सकता है और त्वचा पर हल्की बर्निंग भी दिख सकती है। स्मोक या सूट त्वचा की सतह पर जमा हो जाता है, जो आमतौर पर सतही होता है और वाइप करने पर हट सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है पाउडर टैटू, जहां अनबर्न पाउडर पार्टिकल्स त्वचा में एम्बेड हो जाते हैं और छोटे छोटे पंक्चुएट मार्क्स बनाते हैं। यह टैटूइंग परमानेंट होता है और वॉश करने से नहीं हटता, इसलिए यह रेंज एस्टिमेशन के लिए एक बहुत रिलायबल फाइंडिंग है। इंटरमीडिएट रेंज में पहुंचते पहुंचते फ्लेम और सूट गायब हो जाते हैं, लेकिन पाउडर टैटूइंग अभी भी मौजूद रहती है। ये टैटूइंग स्किन के अंदर एम्बेडेड होती है और इसे वॉश नहीं किया जा सकता। यही चीज इसे एक रिलायबल फॉरेंसिक साइन बनाती है, जिससे दूरी का सटीक अंदाजा मिलता है। जब दूरी डिस्टेंट रेंज तक पहुंच जाती है तो घाव पर गन पाउडर या धुएं का कोई भी रेजिड्यू नजर नहीं आता। यहां आपको सिर्फ मैकेनिकल इंजरी दिखती है, यानी एक साफ सुथरा एंट्री होल और उसके आसपास रगड़ का निशान, जिसे अब्रेशन कॉलर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक बार अगर ये अवशेष गायब हो गए तो फिर दूरी चाहे कितनी भी हो, घाव दिखने में एक जैसा ही रहता है। इसलिए इस स्टेज पर सटीक दूरी बताना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर एग्जिट वुंड एंट्री वुंड के मुकाबले बड़ा और इरेगुलर, अजीब आकार का होता है। इसके किनारे बाहर की तरफ निकले हुए यानी इवर्टेड होते हैं और कई बार अंदर का फैट घाव से बाहर की ओर झांकता हुआ दिखता है। एक जरूरी बात, अगर गोली निकलते वक्त शरीर किसी सख्त सतह जैसे दीवार या फर्श से सटा हुआ हो तो शॉर्ट एग्जिट वुंड बन सकता है। यह दिखने में बिल्कुल एंट्री वुंड जैसा लगता है, जो फॉरेंसिक जांच में एक बड़ा पिटफॉल पैदा कर सकता है। एंट्री वर्सेस एग्जिट कंपैरिजन। अगर हम दोनों की तुलना करें तो एंट्री वुंड छोटा होता है। इसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए यानी इन्वर्टेड होते हैं और यहां अब्रेशन कॉलर जरूर मिलता है। दूसरी तरफ एग्जिट वुंड साइज में बड़ा होता है। इसके किनारे बाहर की तरफ निकले हुए यानी इवर्टेड होते हैं और यहां कोई कॉलर एब्सेंट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ साइज के भरोसे न रहें। कई बार गोली के मुड़ने, टम्बलिंग या अपना आकार बदलने की वजह से ये लक्षण आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। फॉरेंसिक अनोमलीज। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। टैंडम बुलेट्स, जहां 2 बुलेट्स एक साथ एंटर कर सकते हैं। रिकोशे वुंड्स, जो इरेगुलर और अटिपिकल होते हैं। और सोवेनियर बुलेट्स, जो बॉडी में एनकैप्सुलेटेड रह जाते हैं। इन केसेस में एक्सरे कोरिलेशन बहुत जरूरी होता है। वुंड पैटर्न से मैनर ऑफ डेथ का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। सुसाइडल वुंड्स अक्सर सिर या छाती जैसे सुलभ अंगों पर मिलते हैं, जहां हथियार भी पास ही मिल जाता है। होमिसाइडल वुंड्स में कई चोटें या डिफेंसिव इंजरीज हो सकती है, जो पीड़ित के बचाव को दिखाती है। वहीं एक्सीडेंटल वुंड्स काफी इरेगुलर होते हैं। सबसे जरूरी बात, सिर्फ घाव देखकर नतीजा न निकालें। सही निष्कर्ष के लिए सीन फाइंडिंग्स और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट को साथ मिलाकर एनालाइज करना ही सबसे सही तरीका है। ट्रियाज फ्रेमवर्क। फाइनल एनालिसिस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। पहले रेडियोलॉजी, फिर क्लोथिंग एनालिसिस, फिर रेसिड्यू डॉक्यूमेंटेशन और फिर वुंड इंटरप्रिटेशन। याद रखिए, आपका फाइनल रिपोर्ट एक कहानी होना चाहिए, जो बुलेट के एंट्री से लेकर उसके फाइनल पोजीशन तक का पूरा सीक्वेंस एक्सप्लेन करे। और जब आप मॉर्फोलॉजी को सही पढ़ लेते हैं तो वुंड खुद ही सच बता देता है।